नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। आज की इस वीडियो में 17 मार्च 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न आप देखेंगे। सेशन की शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर पिछले वीडियो के प्रश्न से। ये प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि बिहार के किस जिले में 165 करोड़ रुपए की लागत से बने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन 13 मार्च 2024 को किया गया है। आपको हमने विस्तृत तौर पर जानकारी दिया था और आपको मालूम होगा इसका करेक्ट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि भागलपुर जिले में इसका उद्घाटन अभी किया गया है। तो बी नंबर यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। कोशिश आप लोग कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी वहां पर आप विस्तार पूर्वक लिखें। अच्छा, ये जो पीडीएफ रिसेंटली लॉन्च हुआ है इसको लेकर हमने कल आपको जानकारी दिया था कि आप चाहें तो इसे निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। बस आपको करना यह है कि प्ले स्टोर पर जाकर बीपीएससी मेकर ऐप को 5 स्टार रेट कीजिए और वहाँ पर एप्लीकेशन के बारे में या फिर हमारे टीचिंग स्ट्रेटजी के बारे में जो भी अच्छी बातें आप वहाँ पर लिख सकते हैं। और उसके बाद नीचे आप अपना ईमेल आईडी जरूर लिखेंगे, जिस ईमेल आईडी पर आपको ये बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का जो वार्षिकांक है वन लाइनर वाला वो आपको मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने किया भी है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों ने ईमेल आईडी नहीं लिखा है, तो मुझे दिक्कत होगी या फिर हमारी टीम को दिक्कत होगी कि आपको पीडीएफ कैसे भेजा जाए। तो आप लोग वहाँ पर ईमेल आईडी ज़रूर लिखिएगा। चलिए, अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पहले प्रश्न पे। ये पहला प्रश्न है कि 15 मार्च 2024 को नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 108 एजेंडों पर मोहर लगी। बताएं कि बिहार के किस स्टेडियम को बीसीसीआई को दीर्घकालिक समय के लिए या फिर दीर्घकालीन समय के लिए लीज पर दिया जाएगा। देखिए, ये घोषणा अभी हाल ही में हुई या फिर योग है जो बिहार कैबिनेट की बैठक हुई है 15 मार्च 2024 को शाम में। यहाँ पर 108 एजेंडों पर मोहर लगी। अब आपको बता दूं, इसमें जो प्रश्न हमें पूछा गया है प्रश्न के आधार पर करेक्ट आंसर है विकल्प नंबर ए, यानी कि पटना का जो मोइनुल हक स्टेडियम है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। दरअसल इसके पीछे कुछ बातें हैं वो भी हम आपको बतलाएंगे, फिलहाल यहाँ पर पहले पॉइंट को देख लेते हैं। तो उसी चीज को हमने लिखा है कि 15 मार्च 2024 को नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 108 एजेंडों पर मुहर लगी। जो प्रमुख बातें निकलकर सामने आती है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनमें ये ध्यान रखेंगे कि नीतीश कुमार के गृह जिला जो कि नालंदा है, नालंदा में राजगीर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। साथ साथ भागलपुर एयरपोर्ट का जो है जीर्णोद्धार किया जाएगा, मतलब उसे एक अलग तरीके से बनाया जाएगा। अगला है मोइनुल हक स्टेडियम पटना को बीसीसीआई को दीर्घकालीन समय के लिए लीज पर दिया जाएगा। साथ ही साथ बिहार के मुख्य शहरों के पास जो कि राज्य टाउनशिप का निर्माण किया जाएगा या फिर बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त बिहार निर्यात प्रोत्साहन 2024 को स्वीकृति दी गई है। और भी कई चीजें यहाँ से निकलकर सामने आती है, जैसे कि आपको बता दूं यह प्रस्तावित है पहले से ही, खास करके जो हमने कई बार जानकारी भी दिया है कि पटना में साइंस सिटी का निर्माण किया जाएगा। और जिस विषय को लेकर अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंदन दौरे पर भी थे, वहां पर साइंस सिटी का उन्होंने जायजा लिया था, वहां मतलब उसी के तर्ज पे पटना में इसका निर्माण किया जा रहा है। तो ये चीजें फिलहाल निकल कर सामने आती है। अच्छा, मोइनुल हक स्टेडियम को लेकर जो बातें मैं आपको यहाँ पर बता रहा था ये खबरों में क्यों आया? ऐसे तो मोइनुल हक स्टेडियम में पहले 2 बार अंतर्राष्ट्रीय मैच हो चुके हैं विश्व कप के, लेकिन अभी ये ज़्यादा ट्रेंडिंग में इसलिए है कि कुछ समय पहले यहाँ पर रणजी ट्रॉफी का मैच हुआ था। तो एयरपोर्ट की जो बदहाल, एयरपोर्ट नहीं बल्कि जो स्टेडियम की बदहाल स्थिति है वो मीडिया में और इंटरनेट आदि पर बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, जो कि राज्य सरकार पर एक प्रकार से कहीं न कहीं सवाल खड़ा करती है। तो इसी दिशा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका जायज़ा भी लिया था और कहीं न कहीं इसी सब का ये प्रभाव है जो कि अब यहाँ पर ये फैसला लिया गया है कि अब बीसीसीआई को एक लंबे समय के लिए लीज़ पर दिया जाएगा। तो जब लीज़ पर बीसीसीआई को दिया जाएगा तो बीसीसीआई अपने अनुसार इसे मॉडिफ़ाई करेगा, अपने अनुसार इसे मतलब बनाएगा। तो यहाँ पर आने वाले दिनों में हो सकता है 1 से 2 साल में या फिर इसके बाद, मतलब कि रिसेंटली कुछ वर्षों में आप यहाँ पर रणजी के मैच, आईपीएल वगैरह भी देख पाएँगे। तो कहीं न कहीं ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है या फिर बहुत बड़ी घोषणा कर सकते हैं। उपलब्धि तो अभी नहीं, जब हो जाएगा तब हम बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए मोइनुल हक स्टेडियम की हम लोग बात कर रहे थे, इसको लेकर 2-3 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि पटना में ये मोइनुल हक स्टेडियम है और इस स्टेडियम में 1996 में क्रिकेट विश्व कप, जो हीरो कप का विश्व कप था, उसमें जिम्बाब्वे और केन्या
के बीच एक मैच खेला गया था। और आपको बता दूं कि हालांकि इस स्टेडियम में 2 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले गए हैं। और अगर बात हुई क्रिकेट की, तो क्रिकेट का जो जन्मदाता है ये इंग्लैंड को कहा जाता है। ये तो बहुत कॉमन सा प्रश्न है, लगभग सभी लोग जानते होंगे। अच्छा, आप जो यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं, ये मोइनुल हक स्टेडियम की स्थिति है। काफ़ी एकदम से बदहाल आपको दिख रहा होगा। तो फिलहाल यहाँ से ध्यान रखें। और क्रिकेट को लेकर कई जानकारी हमने, मतलब कई सीरीज से संबंधित, विश्व कप से संबंधित, T20 से संबंधित, वो सारी बातें समय समय पर आपको बताया है। फिलहाल आज हम यहाँ पर आपको नहीं बताएंगे, इसे स्किप करते हैं। मैंने सोचा कि इसका एक सेपरेट वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया जाए। 2023 में जितनी भी प्रतियोगिताएं आयोजित हुई है उसको लेकर सारी जानकारी आपको एक ही जगह मिल जाएगा। तो जल्द ही वो वीडियो आपको चैनल पर टॉपिक स्टडी प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। चलिए, फिलहाल अब आ चुके हैं दूसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि 30वां राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन 15 से 17 मार्च 2024 तक निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया गया है। ये इसका 30वां संस्करण था, जो कि रिसेंटली अभी बिहार के बोधगया में आयोजित किया गया है। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, इसी चीज को यहाँ पर हमने लिखा है कि 30वां राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन भगवान बुद्ध के ज्ञान की भूमि, जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वैशाख पूर्णिमा को, तो यहीं पर बोधगया में महाबोधि संस्कृति केंद्र जो है, यहीं पर ये आयोजित किया गया है। ये 15 से 17 मार्च 2024 तक। और पुनः दोहरा दूं, ये इसका 30वां संस्करण था, ध्यान रखिएगा। और इसका जो शुभारंभ है, जो बिहार के मौजूदा राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर, इनके द्वारा किया गया है। तो ये चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। उद्घाटन किनके द्वारा किया जाता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। देखिए, यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर की, तो आप यहाँ पर तस्वीर में जो इसका उद्घाटन किया गया है, ये तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं। अब आते हैं राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को लेकर कुछ चीजें देख लेते हैं। जैसे कि आप सभी को हमने बतलाया है, अगर हम बात करें बिहार के राज्यपाल के रूप में इनका क्रम क्या है, तो आजादी के बाद से क्रम के दृष्टिकोण से देखें, जो भी राज्यपाल बने हैं बिहार के, तो 41वें राज्यपाल है। हालांकि आजादी के बाद से स्वतंत्र प्रभार की ही सिर्फ हम बात करें, तो इस दृष्टिकोण से देखें तो 29वें राज्यपाल हैं बिहार के। तो ये आपको ध्यान रखना है। और वे गोवा के रहने वाले, कई सारे लोगों को मैं देख रहा था यहाँ से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था, कई जगह पर 29वां, कहीं पर 31वां, कहीं पर 41वां, इस प्रकार से लिखा हुआ था। तो ये ध्यान रखिएगा। आई होप कि आप यहाँ पर इसको समझ चुके हैं। अगर हम स्वतंत्र रूप से देखें तो ये 29वां ही होगा, लेकिन ओवरऑल जितनी भी नियुक्तियां हुई, किन्हीं को अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया था, वो सभी को सम्मिलित तौर पर करें तो इस लिहाज से 41वां राज्यपाल होते हैं। देखिए, अब यहाँ पर इनके बारे में पॉइंट ये भी लिखा गया कि इससे पहले वो हिमाचल प्रदेश के 21वें राज्यपाल के रूप में कार्य किए थे। अच्छा, किसी भी राज्य में जो राज्यपाल होते हैं वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होते हैं। रिसेंटली एक वीडियो में राज्यपाल को लेकर तमाम जानकारी हमने आपके साथ साझा किया था। वो तमाम चीजों को आप यहाँ पर इस स्लाइड में देख सकते हैं कि किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और वे एक प्रकार से राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं। किसी भी राज्य में राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। और साथ साथ कुछ और भी पॉइंट है कि संविधान में राज्यपाल की जो व्यवस्था है ये आर्टिकल 153 में की गई है, जबकि राज्यपाल की जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति अनुच्छेद 155 के तहत करते हैं। अगला पॉइंट है कि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है और राज्यपाल बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यपाल को शपथ राज्य से, यानी कि जो संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो उन्हें शपथ दिलाते हैं। तो ये चीजें कुछ इंपॉर्टेंट है, खास करके राज्यपाल से संबंधित तथ्यों की बात करें तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। अभी थोड़ी देर पहले जो हम चर्चा कर रहे थे भगवान बुद्ध के बारे में, जो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया में, तो देखिए यहाँ पर ये एक हॉट टॉपिक है बौद्ध धर्म के अंतर्गत। हमने कई बार आपको बतलाया है कि बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो बौद्ध धर्म हो या फिर जैन धर्म हो, एक प्रश्न कॉमन पूछे जाते हैं। और बौद्ध धर्म से अगर जो बौद्ध संगीतियों को अगर आप याद रखते हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ से जो प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं पहले के समय में, तो अधिक संभावना बनती है कि आप इसको हल करके आएंगे। तो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी राजगिरी में, जो कि 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में, और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में, इसके अध्यक्ष शावकमीर थे। तृतीय बौद्ध संगति, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, प्रथम और तृतीय ज्यादा बार एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए, इसका जो आपको ध्यान रखना है कि पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे मोगली पुत्तिस।
नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संगति जो कि 72 ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। इसमें अध्यक्ष थे वसुमित्र। हालांकि ये प्रथम ऐसा बौद्ध संगति था जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त इसमें उपाध्यक्ष की भी कह सकते हैं पद का सृजन किया गया था, जो कि उपाध्यक्ष थे अश्व घोष। तो ये 4 बौद्ध संगति से संबंधित आपको जानकारी कई जगहों पे मिलता होगा और यहीं से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। लेकिन कई पुस्तकों में आपको 5वीं बौद्ध संगति की भी जानकारी मिलती है, जो कि कहा जाता है कि हर्ष के शासनकाल में ये आयोजित हुआ था। ठीक है, चलिए बौद्ध धर्म से संबंधित और भी कई बेसिक सी जानकारी है, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। कई सारे प्रश्न जो कि रिपीटेड मोड में आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी यहाँ पर हमने डाल दिया है। निश्चित तौर पर यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। ठीक है, आई होप कि आप इसे देख चुके हैं और अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, लेकिन उससे पहले 96वें ऑस्कर अवार्ड को लेकर हमने जानकारी दिया था जब 11 मार्च 2024 को लॉस एंजलिस अमेरिका में ये आयोजित हुआ था। पुरस्कारों का वितरण हुआ था समारोह में। तो ये जो जानकारी हमने आपको दिया था इसमें थोड़ी सी गलती हो गई थी। गलती यहाँ पर हुई थी, दूसरे वाले पॉइंट को देखिएगा, बेस्ट एक्ट्रेस का जो खिताब है ये एमा स्टोन को दिया गया। लेकिन हमसे गलती यहाँ पर यह हुई, यहाँ पर हमने जो फिल्म का नाम लिखा था, जिस फिल्म के लिए इन्हें इस मतलब कह सकते हैं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, तो यहाँ पर हमने आपको बताया था ओपेनहाइमर। लेकिन एक्चुअली होगा पुअर थिंग्स। पुअर थिंग्स के लिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब दिया गया। आप यहाँ पर एमा स्टोन और किलियन मर्फी जो कि बेस्ट एक्टर चुने गए हैं ओपेनहाइमर फिल्म के लिए। तो ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखिएगा, थोड़ा सुधार आप लोग कर लीजिएगा। जो लोग नोट कर चुके हैं तो ये हो जाएगा पुअर थिंग्स। अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस टीम ने विदर्भ को हराकर 42वीं बार रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब अपने नाम किया है? देखिए, रणजी ट्रॉफी का ये 89वां संस्करण था और इस खिताब को कह सकते हैं यहाँ पर मुंबई ने अपने नाम किया है। ये 42वीं बार है जब इस खिताब को मुंबई अपने नाम किया है विदर्भ को हराकर। आइए यहाँ से संबंधित वैसे तथ्यों को देख लेते हैं जहाँ से एग्जाम में प्रश्न अराइज होंगे। दरअसल पहला पॉइंट आपकी समक्ष है कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में मुंबई ने विदर्भ को 169 रन से हराकर या फिर पराजित कर 42वीं बार जो कि इस खिताब को अपने नाम किया है। अगर मुंबई के दृष्टिकोण से देखें तो मुंबई का ये 48वां फाइनल मुकाबला था। मतलब मुंबई 48 बार फाइनल मुकाबले तक पहुंची है, जिसमें 42 बार इस खिताब को अपने नाम किया है। और रणजी ट्रॉफी के इतिहास में ये सर्वाधिक बार खिताब अपने नाम करने का एक रिकॉर्ड है, जो कि मुंबई के नाम है। जबकि विदर्भ को जो पराजित करके खिताब अपने नाम किया है, विदर्भ के संदर्भ में बात करें तो विदर्भ टीम का ये तीसरा फाइनल मुकाबला था। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब दोनों टीमों के कप्तान को लेकर जानकारी आपको दे दें कि मुंबई टीम के जो कप्तान रहे ये अजिंक्य रहाणे थे और विदर्भ के कप्तान अजय वाडकर, और यह रणजी ट्रॉफी का 89वां संस्करण था। आगे कुछ और पॉइंट के बारे में हमने जानकारी आपके साथ साझा किया है कि मुंबई ने 8 साल बाद रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। आखिरी बार यानी कि पिछली बार 15-16 के सीजन में सौराष्ट्र को हराकर ट्रॉफी अपने नाम किया था मुंबई ने। हम बात यहाँ पर कर रहे हैं मुंबई की। अच्छा, रणजी ट्रॉफी की बात करें तो भारत की एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है और सबसे ज्यादा 42 बार रणजी ट्रॉफी जीतने वाली टीम है मुंबई। रणजी ट्रॉफी का पहला मैच 4 नवंबर 1934 को चेन्नई के एम ए चिदम्बरम में मद्रास और मैसूर के बीच ये खेला गया था। एम ए चिदम्बरम जो स्टेडियम है यहीं पर खेला गया था। और 1934 का जो इतिहास है बिहार के संदर्भ में, ये ध्यान रखिए, अब तक का सबसे बड़ा विनाशकारी जो भूकंप आया था बिहार की हम बात कर रहे हैं वो 1934 में ही आया था। तो ये चीज़ें आपको हालांकि मालूम भी होगी। अच्छा, यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं क्रिकेट की या फिर क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी की, जैसे कि रणजी भी क्रिकेट से ही संबंधित है, तो ऐसे में कुछ जानकारी आपको हम दे दें। 2023 से 24 में जितने भी क्रिकेट से संबंधित प्रतियोगिताएं आयोजित हुई है, नागेश ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ये कौन सा संस्करण था, कौन विजेता बना, किसे हराकर, वो तमाम चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, वो जानकारी हमने यहाँ पर आपको इस स्लाइड में दिया है। निश्चित तौर पर ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अन्यथा जो पीडीएफ आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर मिलता है आपके कोर्स में, वहां से इसे जरूर अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। अगर यहाँ से प्रश्न बनेगा तो 1 अंक आपके हाथ में होगा। अच्छा, बहुत लोग बोलते हैं कि सर टेलीग्राम पर आप पीडीएफ नहीं देते हैं। हमारे जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर आपको डेली बेसिस पर नहीं मिलते हैं, क्योंकि टेलीग्राम जो है वो फ्री वाला मतलब एक प्रकार से चैनल है। लेकिन जो एप्लीकेशन पे आपको मिलता है सुनियोजित तरीके से डेली बेसिस पर आपको मिलता है। टेलीग्राम पर जो फ्री कंटेंट होते हैं वही उसमें सेंड होते हैं, जो कि वहां पर आपको दिखता है।
रेगुलर मटेरियल के लिए आपको बीपीएससी मेकर ऐप डाउनलोड करना होगा। चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं चौथे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है विकल्प नंबर ए और बी, यानी कि ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। अर्थात विकल्प नंबर डी यहाँ पर फाइनल आंसर होगा, ए और बी दोनों। इन दोनों को भी हाल ही में नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है और आइए इसको लेकर जानकारी देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले 3 सदस्यों के पैनल ने पूर्व आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू को भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। देखिए यहाँ पर आप इस वाले पॉइंट को ध्यान दीजिएगा कि निर्वाचन आयोग के दोनों आयुक्त के पद पहले अनूप चंद पांडे के फरवरी में रिटायरमेंट और फिर हाल ही में अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद खाली हुए थे। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू भारत के नए चुनाव आयुक्त बने हैं, तो उन्होंने क्रमशः अनूप चंद पांडे और अरुण गोयल का स्थान लिया है। अब इन दोनों की बात करें तो यहाँ पर उन दोनों के बारे में हमने डिटेल जानकारी लिखा है, जो आप तस्वीर के भी माध्यम से देख सकते हैं। यह है ज्ञानेश कुमार और यह है सुखबीर सिंह संधू। देखिए यहाँ पर कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है। जैसे ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं और मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 में जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 यानी कि आर्टिकल 370 को निरस्त किया था, तो उस समय ज्ञानेश कुमार कश्मीर डिवीजन के इंचार्ज थे। तो इस लिहाज से ये पॉइंट ध्यान रखिए। साथ ही साथ ये तिथि भी यहाँ पर रिवाइज हो गया। आप लोग अधिकतर लोग जानते होंगे कि जम्मू कश्मीर में जो आर्टिकल 370 निरस्त किया गया था, वो तिथि थी 5 अगस्त 2019। उसके बाद यहाँ पर आगे हम बात करें सुखबीर सिंह संधू की, तो ये 1998 बैच के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। 2021 में पुष्कर सिंह धामी जब उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री बनाए गए थे, तब वे राज्य के मुख्य सचिव थे। तो ये चीजें यहाँ से इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड फैक्ट्स में आप ध्यान रखेंगे। अभी जो बीपीएससी ट्री वाला एग्जाम हुआ है, जो 3 संस्करण इसका आयोजित हुआ है, तो तीनों में ये देखा गया है कि जो करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं वो पुराने भी पूछे गए हैं। तो अगर आप घर बैठे बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, तो इसको अब आप बेहतर तरीके से तैयार करेंगे, तभी आपको सफलता मिलेगा। क्योंकि ये अब ज़माना चले गया कि प्रश्न को आप डायरेक्टली पढ़ेंगे और वही आपके एग्जाम में आएगा। पहली बात तो ये ध्यान रखना, प्रश्न डायरेक्टली अब आपसे नहीं पूछे जाएँगे, कुछ ही प्रश्न होंगे जो कि आपको एकदम प्रत्यक्ष तौर पर दिखेंगे। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि प्रश्न जो पहले एक स्ट्रेटजी हम लोग अपनाते थे, 12 से 15 मार्क के समान रूप से प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन इसमें कुछ प्रतिशतता ये भी अब ऐड हो चुका है कि पुराने प्रश्न लगभग 2 से 3 साल पुराने भी पूछ लिए जाते हैं। ये चीज़ें आप लोग प्रश्न पत्र में देखते होंगे। तो इस सीरीज पर भरोसा रखिएगा, वो हम आपको इस वीडियो के प्रश्नों के माध्यम से, एक्सप्लेनेशन के माध्यम से फुलफिल करेंगे। निश्चित तौर पर आपको आपके एग्जाम में बेहतर तरीके से हेल्प मिलेगी। और अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा। आज के इस वीडियो का टारगेट हम आपको दे रहे हैं 700 लाइक का। अगर आपको लगे कि ये वीडियो से आपकी हेल्प हो रही है या फिर हो सकती है, तो वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। और चैनल पर जो लोग आए हैं पहली बार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रेगुलर बेसिस पर आप यहाँ पर क्लासेस को फॉलो कर पाएँ। चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं 5वें प्रश्न पे। तो ये 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप लॉन्च किया गया है। देखिए ये संबंधित है स्पेस एक्स से, अर्थात विकल्प नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दूं कि एलन मस्क के स्वामित्व वाली स्पेस एक्स ने अपना सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप को हाल ही में 14 मार्च 2024 को अमेरिकी राज्य टेक्सास स्थित स्टार बेस बोका चिका से लॉन्च किया। तो ये लॉन्चिंग साइट भी आपको ध्यान रखना है, अमेरिकी राज्य है टेक्सास, यहीं पर जो स्टार बेस है बोका चिका, यहीं से इसे लॉन्च किया गया है। अच्छा, स्पेस एक्स के अनुसार यह मानवता को मंगल ग्रह पर लेकर जाएगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्टारशिप की। आइए इसे हम विस्तार से समझते हैं। देखिए यहाँ पर प्रमुख बिंदुओं में हमने कुछ चीजें आपके समक्ष रखा है, आप इसे आसानी से समझ पाएंगे। देखिए स्टारशिप की अगर हम ऊंचाई या फिर लंबाई की बात करें, ये जो आप देख रहे हैं इसकी ऊंचाई या फिर एक प्रकार से लंबाई भी बोल सकते हैं, तो 397 फीट है। स्पेस एक्स के अनुसार यह पूरी तरह से रीयूजेबल है और 150 मीट्रिक टन भार ले जाने में सक्षम है, जिनकी कुछ विशेषताओं की हम बात कर रहे हैं। साथ ही यह 100 लोगों को एक साथ मंगल ग्रह पर ले जा सकेगा, यानी कि इसकी जो क्षमता है वो 100 लोगों तक की है। वो 100 लोगों को मंगल ग्रह तक एक साथ ले जा सकता है। अब यहाँ पर इससे संबंधित 2 अति महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको देखिएगा। यह इस रॉकेट लॉन्च का तीसरा टेस्ट था।
हालांकि पृथ्वी पर वापस लौटने के दौरान यह नष्ट हो गया, पूरी तरह से ये जल गया। ठीक है, पूरी तरह से नष्ट हो गया। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, ये तीसरा टेस्ट था। हालाँकि एक प्रकार से देखा जाए तो ये जो शब्द यहाँ पर हमने रीयूजेबल प्रयोग किया है, वो पहले अंतरिक्ष में जाएगा या फिर यूँ कहें मंगल पर जाएगा या फिर वहाँ से उसके बाद फिर पृथ्वी कक्षा में वापस लौटेगा। इस प्रकार की कुछ योजना है, इसीलिए रीयूजेबल कहा गया, इसका पुनः से प्रयोग किया जा सकता है। तो कुल मिला के बात यहाँ पर यह है कि इसे पूर्ण रूप से हम सफल नहीं कह सकते हैं। ये तीसरे संस्करण में भी एक प्रकार से असफल ही रहा है। कुछ उपलब्धि ज़रूर यहाँ पर दर्ज हुई है इसको लेकर, लेकिन पूर्ण रूप से सफल इसको नहीं बोला जा सकता है। आइए यहाँ पर कुछ जानकारी आपको दे दूँ, जो विकल्पों में हमने लिखा है CNSA, ये चाइना की अंतरिक्ष एजेंसी है। नासा जो है ये आपको ध्यान रखना अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो जो है अपना भारत का जो अंतरिक्ष एजेंसी है, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। आई थिंक यही डेट है, आप लोग एक बार कंफर्म कीजिएगा कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। चलिए, छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई नगर या फिर अहिल्याबाई होलकर नगर कर दिया है या फिर अहिल्या नगर कर दिया है? देखिए, ये जो संबंधित है किस राज्य से है, यही एक्चुअली पूछा गया है। करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि महाराष्ट्र। अब आइए यहाँ पर आपको जानकारी देता हूँ विस्तार पूर्वक। दरअसल ये तिथि है 13 मार्च 2024। तो 13 मार्च 2024 को महाराष्ट्र कैबिनेट बैठक में एकनाथ शिंदे सरकार ने कई बड़े फैसले किए और कैबिनेट ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया। इसके साथ ही पुणे जिले के वेल्हे तालुका का नाम रामगढ़ रखने का प्रस्ताव भी पारित किया। साथ ही साथ 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदलने का फैसला किया। दरअसल यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र कैबिनेट ने यह फैसला किया है कि ब्रिटिश काल के नाम वाले जितने भी रेलवे स्टेशन है सभी का नाम बदला जाएगा। तो शुरुआती चरण में इसमें 8 रेलवे स्टेशन को लेकर बातें कही गई है। तो वो जो चीज़ें निकल कर सामने आएगी फिलहाल हम आपको बतलाते चलेंगे इस सीरीज में। फिलहाल यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान रखिए, आगे बढ़ते हैं, आपको कुछ जानकारी और भी दे दूँ महाराष्ट्र सरकार के बारे में। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी महाराष्ट्र में कई चीज़ों के नाम चेंज हुए हैं। दरअसल पॉइंट के माध्यम से इसे समझते हैं कि महाराष्ट्र सरकार पहले ही मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलकर नाना जगन्नाथ शंकर सेठ स्टेशन करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज चुकी है। हालांकि इसे मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन फिलहाल ये प्रश्न के रूप में आपसे ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है, इससे पहले एकनाथ शिंदे सरकार ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलकर क्रमशः छत्रपति संभाजी नगर और धाराशिव कर दिया है। तो ये चीज ध्यान रखिए। अच्छा, औरंगाबाद को लेकर हमने जानकारी आपको दिया था कि भारत में औरंगाबाद नाम का 2 जिला है, एक है महाराष्ट्र में और एक है बिहार में। तो महाराष्ट्र वाला जो औरंगाबाद है उसे नाम बदलते हुए नया नाम दिया गया है संभाजी नगर। तो ये चीज ध्यान रखिए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कुछ बदले हुए नामों की, तो इसी कड़ी में हमने एक जानकारी ये भी आपको दिया है कई बार, जो रेलवे स्टेशन के बदले हुए नाम है जो 2023 में खास करके बदले गए हैं, वो कंप्लीट सूची आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिए। अगर हम बात करें सबसे पहले उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का फैजाबाद रेलवे स्टेशन अब अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन हो गया। मुगलसराय का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया गया। इलाहाबाद जंक्शन का नाम बदलकर प्रयागराज जंक्शन। मंडवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बनारस रेलवे स्टेशन। उसके बाद आते हैं कर्नाटक पे, बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किया गया क्रांतिवीर संगोली रायन्ना रेलवे स्टेशन। गुलबर्गा स्टेशन को बदलकर किया गया कलबर्गी रेलवे स्टेशन। मध्य प्रदेश का ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किया गया रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। आई थिंक ये शायद किसी एग्जाम में पूछा गया, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये शायद पूछा हुआ है। उसके बाद महाराष्ट्र को लेकर ध्यान रखिए, ओसीवारा रेलवे स्टेशन का नाम किया गया राम मंदिर रेलवे स्टेशन। एलिफेंट रोड रेलवे स्टेशन का नाम किया गया प्रभा देवी रेलवे स्टेशन। तो ये चीजें संबंधित है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से, और हल्के में आप इसे बिल्कुल नहीं ले सकते, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में 4 दिवसीय विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन किया गया है? देखिए, ये 4 दिवसीय विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन अभी हाल ही में हैदराबाद में किया गया। अब ये प्रॉपर स्थान क्या है हैदराबाद में जहां पर ये आयोजित हुआ है? देखिए, आपको ये ध्यान रखना है, जो 4 दिवसीय आयोजन था ये 14 से लेकर 17 मार्च 2024 तक हैदराबाद में जो कान्हा शांति वनम है ये यहीं पर आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर द्रौपदी मुर्मू इसमें शामिल हुए। ये भारत की मौजूदा व 15वीं राष्ट्रपति है, और कल ही हमने आपको बतलाया था कि द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो महिला राष्ट्रपति के दृष्टिकोण से भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है और आदिवासी समुदाय से इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है, ये ध्यान रखिए। ओवरऑल ये 15वीं राष्ट्रपति है, और द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो अभी जो हम चर्चा कर रहे थे ये भारत की 12वीं राष्ट्रपति बने थे। अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं विश्व आध्यात्मिक महोत्सव के बारे में।
तो 2024 में इसके थीम को लेकर आप ध्यान रखेंगे, विश्व शांति के लिए आंतरिक शांति। ये 2024 का इसका निर्धारित थीम है। किसी भी दिवस को लेकर उसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको याद रखना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, प्रमुख त्योहार व महोत्सव 2024 में जो मनाए गए हैं, वो कंप्लीट सूची जनवरी से लेकर अब तक हमने ऐड किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। 2023 वाला जब इस प्रकार का हम आपको बतला रहे थे, तो वहाँ से भी प्रश्न बना था। ये 2024 वाला है, आपको ध्यान रखना है। इसमें कुछ चीज़ें अपडेट हुई है, जैसे कि अभी जो विश्व आध्यात्मिक महोत्सव को लेकर हम जानकारी दे रहे थे, ये हमने ऐड कर दिया। और पिछले वीडियो में हमने आपको जानकारी दिया था गोरशम कोरा महोत्सव के बारे में, जो कि आंध्र प्रदेश नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर आप लोग ऐड करेंगे, अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के जेमिथांग में ये आयोजित हुआ है। और ये भारत और भूटान की बीच दोस्ती का एक प्रकार से अस्थायी दोस्ती का प्रतीक है, जो कि 7 से 10 मार्च 2024 तक ये आयोजित हुआ है। तो प्रमुख त्योहार व महोत्सव को लेकर ये डिटेल जानकारी जो यहाँ पर आपको दी गई है, आप लोग ये याद रखेंगे। बिहार के संदर्भ में ये बातें हमने आपको बतलाया था। यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया थावे महोत्सव को लेकर, जो कि गोपालगंज में आयोजित हुआ था 15 से 16 अप्रैल 2023 को। ये इसका 11वां संस्करण था, बीपीएससी ट्री एग्जाम में प्रश्न बना था। तो ये भी पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्जाम में। ये मत सोचिएगा कि 2023 वाला तो ये पुराना हो गया है। हमने ये देखा कि बीपीएससी ट्री एग्जाम में 2021 को लेकर भी करंट अफेयर्स पूछे गए हैं। चलिए, तमाम चीजें ध्यान रखिएगा, अपडेट रखिएगा अपने आप को, तो एग्जाम में सफलता आपको जरूर मिलेगी। अगला 8वां प्रश्न है कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सुरेंद्र सिंह यादव को चंडीगढ़ का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। एक तो ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। लेकिन प्रश्न में आगे हमने कुछ और जानकारी ऐड किया है कि बताएं कि मौजूदा डीजीपी, अच्छा, बिहार के मौजूदा डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अर्थात पुलिस महानिदेशक कौन है। बिहार के संदर्भ में ये हमें पूछा जा रहा है, तो करेक्ट आंसर होगा आरएस भट्टी, जिनका पूरा नाम है राजविंदर सिंह भट्टी। आइए यहाँ पर जानकारी आपको दे दें कि दिसंबर 2022 में बिहार के नए डीजीपी बने थे राजविंदर सिंह भट्टी अर्थात आरएस भट्टी। उन्होंने मौजूदा डीजीपी, जो कि 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी संजीव कुमार सिंघल थे, उनका स्थान दिया था। संजीव कुमार सिंघल को बहुत लोग एस के सिंघल के भी नाम से जानते थे, तो उन्होंने इनका ही स्थान लिया था। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर राजविंदर सिंह भट्टी की, जिनका कार्यकाल 19 दिसंबर 2022 को समाप्त हुआ था। तो उसके बाद से मौजूदा समय तक राजविंदर सिंह भट्टी बिहार के डीजीपी हैं। अब इनके बारे में बात करें तो वर्ष 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, जो कि इससे पहले सीमा सुरक्षा बल के अपर महानिदेशक के पद पर तैनात थे पूर्वी कमान में। और इसके बाद यहाँ पर आगे लिखा गया कि वे इस पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किए गए हैं। और बिहार पुलिस की बात हो रही तो एक डेटा हमने रिसेंटली आपको बतलाया था, हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी कि 1 लाख की आबादी पर एक पुलिस थाना है बिहार में, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर 75,000 की आबादी पर एक पुलिस थाना बतलाया गया था। ये डिटेल जानकारी हमने आपको दिया था। हम बात कर रहे थे पुलिस थाना की आबादी के सापेक्ष में। एक रिपोर्ट ये भी आया था कुछ समय पहले कि सर्वाधिक महिला पुलिसकर्मी जो है ये बिहार में है। आपको मालूम होगा, आपको हमने बतलाया है। और यहाँ पर जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, यही है बिहार के वर्तमान डीजीपी अर्थात डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अर्थात हिंदी में कहे तो पुलिस महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी। नवा प्रश्न है कि केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने किस राज्य के सीहोर जिले में वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण स्थल का उद्घाटन किया है। तो यह उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है मध्य प्रदेश में। अब आपको जानकारी यहाँ पर दे दूं कि 12 मार्च 2024 को केंद्रीय पृथ्वी और विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के सिलखेड़ा में एक स्थान है सिलखेड़ा, यहीं पर वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण स्थल का वर्चुअली शुभारंभ किया है। और इस संस्थान की बात करें तो आपको ध्यान रखना कि वायुमंडलीय घटनाओं और मौसम के पूर्वानुमान में सुधार करने की दिशा में यह भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसको लेकर अभी हाल ही में इसकी शुरुआत की गई है। अब यहाँ पे देखिए, आगे हमने किरण रिजिजू को लेकर एक पॉइंट ऐड किया है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पर हमने इसे शामिल किया है। दरअसल 18 मई 2023 को मोदी कैबिनेट में फेरबदल करते हुए जो कानून मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे किरण रिजिजू, उनकी जगह पर अर्जुन राम मेघवाल को कानून और न्याय मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया गया था। कुछ फेरबदल हुआ था, तो उसी समय जो किरण रिजिजू हैं, इनके मतलब जो कानून मंत्री से कानून मंत्रालय संभाल रहे थे, देख रहे थे, तो उनकी जगह पर अर्जुन राम मेघवाल को ये मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया गया था, जबकि किरण रिजिजू को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया था। तो ये चीजें यहाँ से ध्यान रखने योग्य है।
देखिए, यहाँ पर कानून की बात हुई, तो कानून की जब भी बात होगी तो हम लोग न्यायाधीश की बात करते हैं, न्यायालय की बात करते हैं। तो ऐसे में 2 पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा व 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो यह धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ या फिर आप बोल सकते हैं डी.वाई. चंद्रचूड़ शॉर्ट में। वहीं पर दूसरी ओर बात करें पटना उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, ये कौन है? तो ये 44वें मुख्य न्यायाधीश हैं कृष्णन विनोद चंद्रन, जो कि केरल के रहने वाले हैं और वे संजय करोल के स्थान पे कार्यरत हैं। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, जिस कह सकते हैं परीक्षण स्थल का उद्घाटन किया गया है सिलखेड़ा में, सीहोर जिले में, मध्य प्रदेश के, आप यहाँ पर उसे देख सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि हालिया मंजूरी मिलने के बाद जम्मू कश्मीर में महाराष्ट्र भवन का निर्माण किया जाएगा। अब आगे लिखा गया कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद महाराष्ट्र जम्मू कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस बनाने वाला कौन सा राज्य है, जो घोषणा अभी हाल ही में भी है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऐसा करने वाला पहला राज्य है। डिटेल जानकारी आपके समक्ष है कि प्रदेश सरकार यानी कि जम्मू कश्मीर ने महाराष्ट्र गेस्ट हाउस के निर्माण के लिए हरी झंडी दे दी। दरअसल कुछ बातें हैं कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद महाराष्ट्र जम्मू कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस बनाने वाला पहला राज्य है। यह गेस्ट हाउस का निर्माण मध्य कश्मीर के बडगाम जिले के इस गांव में लगभग 2.5 एकड़ भूमि पर किया जाएगा। इन सब के अतिरिक्त एक दो पॉइंट यहाँ पर ये भी है, इसको देख लीजिए, आप उसे अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। दरअसल आपको हमने बताया था कि जो आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में निरस्त किया गया था, ये तिथि थी 2019 का 5 अगस्त, आप लोग यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के चलते यहाँ कोई भी बाहरी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता था। और हालांकि इसमें एक बात ये भी है, कंडीशन है कि जम्मू कश्मीर सरकार उद्योगों और बाहर से आए लोगों को 99 साल तक की लंबी लीज के लिए जमीन पट्टे पर दे सकते थे, जो कि अब पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है। तो यही बातें हैं, लेकिन जब यहाँ पर धारा 370 निरस्त हो गया है तो यहाँ पर ये पहला राज्य बना है कौन? तो महाराष्ट्र बना है, जो कि अपना गेस्ट हाउस का यहाँ पर निर्माण करेगा 2.5 एकड़ भूमि पे बडगाम जिले के इछगाम क्षेत्र में। तो यहाँ पर ये चीजें आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी बिल को मंजूरी दिया है? ये तिथि क्या है? तो विकल्प नंबर ए यानी कि 13 मार्च 2024। कुछ समय पहले भी ये सारी बातें हमने आपको बतलाया था, लेकिन अब इसे मंजूरी दे दिया गया है। आपको ध्यान रखना, 13 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी बिल को मंजूरी दिया है। ये यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अच्छा, कई लोगों के मन में होता है कि ये तो पहले से ही गोवा में लागू है। देखिए, यहाँ पर चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। हालांकि गोवा में पुर्तगालियों ने 1867 में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया था, जो कि अब यह कानून अब तक गोवा में लागू है। ये पुर्तगालियों के द्वारा यहाँ पर लागू किया गया था। हम बात कर रहे हैं किसी राज्य की, वो कौन सा राज्य है जो कि पहला मतलब पहला राज्य बनने का गौरव से प्राप्त है, जो कि राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। तो इस दृष्टिकोण से देखिएगा तो ये पहला राज्य है। आई होप कि आप इसे समझ चुके हैं, क्योंकि पिछली बार जब हम आपको बतला रहे थे तो इस प्रकार का कमेंट हमें वहां पर देखने को मिला था। और उत्तराखंड की बात हुई तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं यह है पुष्कर सिंह धामी, और ये 12वें मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के। देखिए, उत्तराखंड नागरिक कानून जो यह यानी कि यूसीसी जो बिल है, इसको लेकर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। डिटेल जानकारी हमने जो इम्पोर्टेंट है 10 पॉइंट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। ये थोड़ा लंबा है, इसमें शादी विवाह, उम्र विवाह, ये सब चीज़ें मतलब इंक्लूडेड है। किस प्रकार से क्या क्या नियम शर्तें वगैरह होंगी, वो चीज़ें यहाँ पर दर्शाई गई है, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। चलिए, फिलहाल हम इसे स्किप कर रहे हैं। मैं अगर इसको बताने लगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसे स्किप करते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे 12 प्रश्न है कि भारत की 5वीं व पूर्वी भारत की पहली अत्याधुनिक हनी टेस्टिंग लैब का शिलान्यास हाल ही में कहाँ पर किया गया? तो झारखंड की राजधानी रांची में किया गया है। ध्यान रखेंगे, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा हाल ही में 14 मार्च 2024 को रांची में देश की 5वीं और पूर्वी क्षेत्र की पहली अत्याधुनिक हनी टेस्टिंग लैब और साथ इसके अतिरिक्त और भी कई चीजें हैं। एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र, बांस संवर्धन परियोजना और साथ ही कई अन्य परियोजनाओं का यहाँ पर शिलान्यास किया है। किनके द्वारा? तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण और जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर था।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। ध्यान रहे जो लोग यूपीएससी एग्जाम के प्रिपरेशन में लगे हैं, इस वाले कोर्स को परचेज करके ये तमाम मटेरियल, टेस्ट सीरीज आदि का लाभ उठा सकते हैं। एक प्रोमो कोड आपको अप्लाई करना है इस कोर्स को परचेज करते समय, BPSC70। इस प्रोमो कोड को अप्लाई करके इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। महज 399 रुपये में हमारे तमाम मटेरियल का आप लोग भरपूर लाभ उठा पाएंगे, जिसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है। 130 प्लस टेस्ट आपको इसमें मिलेंगे। यही प्रोमो कोड है जो कि आपको अप्लाई करना है। चलिए अब आज की इस वीडियो का प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में मार्च 2024 में बिहार को 2 नए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी है। बताइए कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली देश की पहली महिला लोको पायलट कौन है। जानकारी आपको दिया गया है विस्तृत तौर पर। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाएंगे, हमें बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और इस वीडियो का टारगेट जो हमने आपको दिया था 700 लाइक का, हमें आशा है कि आप लोग 700 लाइक का जो आंकड़ा है वो पूरा करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।